जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका, ये कौन बताएगा भाई? आप कमा भी तो यहां से रहे हैं। आप अभी मैं इस पे ये पढ़ रहा था तो आपने लिखा है उत्तर प्रदेश प्रगति का महामार्ग। मुझे एक मार्ग बताइए जहां प्रगति हुई हो। कहीं प्रगति नहीं हुई है। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हुई है। नहीं सर, बात समझिएगा। आप सड़क बनाते हैं, उस पर पैसे पहले लेने लगते हैं टोल लगाकर। आपने कार बेची, उस पर रोड टैक्स ले लिया। आपने 20 लाख की फॉर्च्यूनर पर पहले टैक्स लगा के उसको 55 लाख का कर दिया। भाई रोड टैक्स भी हम दें, इनकम टैक्स भी हम दें, रजिस्ट्रेशन फीस भी हम दें, जीएसटी भी हम दें, पेट्रोल पे वैट भी हम दें, और उस बाद आप सड़क बनाएंगे पब्लिक के पैसे से, उस पर हमसे पैसे ले लेंगे आप। तो आपकी सरकार आ जाएगी तो आप सारा टैक्स खत्म कर देंगे। होना चाहिए सर, टैक्स होना ही नहीं चाहिए। टैक्स जैस टैक्स रखिए आप। ये तो गुंडा टैक्स हो गया है कि तुम कमा रहे हो, हमको इतने पैसे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको किडनैप कर लेंगे, तुमको बंद कर लेंगे। ये टैक्स सरकार के टैक्स नहीं होते हैं। सरकार के टैक्स होते हैं कि ईमानदारी के टैक्स दो। एक मिनट सर, बात निकाली तो पूरी कर लेने दीजिए। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे वोट ले रहे हैं, आप हमसे सरकार बनवा रहे हैं, उसके बाद में हमारे ही बच्चे स्कूलों में अवैध फीसें जमा करेंगे, 10-10 हजार, 12-12 हजार, 8-8 हजार की फीस जमा करेंगे। हमारे बच्चों के जो कोर्स हैं वो 700-600 रुपए का कोर्स स्कूल के मालिकान 7-7 हजार, 8-8 हजार का बेचेंगे। सरकार की नजर इस पे नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक जी बैठे थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने तो उनसे स्वास्थ्य पर सवाल ही नहीं पूछा कोई। अरे तो खड़ा होकर आप पूछ लिए होते। नहीं, आप बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद थे। अभी बता रहा हूं कि अगर डिबेट में किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाएंगे, मैं आ जाऊंगा। सर बात तो सुन लीजिए, आप में से सब यहाँ मौजूद थे। आप बताइए एंकर ने क्या? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सामने ही थे, खड़ा होकर बोलते कि हमको पूछना है। नहीं, उस वक्त तो मुस्कुरा रहे थे, सर बात लगा कि मुसलमान सपा से इनकी तरफ चला जाए। बात तो कुछ सिफारिश भी बता रहे थे। बात तो सुन लेने दीजिए। पहले तो हर्षवर्धन जी के आगे आप लगाते हैं राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार। उनको बताइए आरएसएस का पत्रकार। सीधी सी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने लोग हैं? सबके घर में परिवार है, सबके घर में बीमारी दुखी आती है, सब डॉक्टर के पास जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जो यहां बैठा उसको यह भी पता है कि अगर एक 2000 रुपए की जांच डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उसमें 1200 रुपए डॉक्टर साहब का कमीशन है। पता है ना? अच्छा चलिए, मैं ब्रजेश पाठक को यह बात नहीं पता है क्या? ब्रजेश पाठक को इस पर कार्रवाई नहीं करना? अरे तो ब्रजेश पाठक जी चलेगा भाई, उसी से मैं आपको पूछा था। आप राकेश जी कह रहे हैं कि आप सिफारिश करने में लगे हुए थे। मान गए ना, आपका काम हम कर रहे हैं। तो करिए सर, खड़ा होकर होते हैं, प्लेटफॉर्म है। मैंने तो यहाँ भी लोगों से कह दिया किसी को सवाल पूछना है तो इशारा करें, मैं उठ के चलाऊंगा। अरे सर, आपने किसी से कुछ नहीं कहा। ये तो पारदर्शिता है सर, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। आपने पहले से राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपने 7 करोड़ का खर्चा कहां से हुआ उस पर आप नहीं बोल रहे। आपने पहले से बता कर रखा है कि बीजेपी से सवाल ना पूछना। ना कोई आप बोलिए, किसको कौन पूछेगा? बोलिए। अब तो चला बोलने नहीं दे रहे। ट्रांसपेरेंसी है। मैं देश की बात कर रहा हूं, जो देश की बात नहीं सब यहाँ देश की बात कर रहे हैं। जो देश की बात, पाकिस्तान की बात करने थोड़ी नहीं बैठा यहाँ पर। मैं आवाम की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ तो यहाँ भी देशी आवाम की बात कर रहा हूं, मुझे चलिए 30 सेकंड और पूरा करिए। अगर आप राष्ट्रवाद पे बहस लेकर आए हैं तो मुद्दे भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, सवाल भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए, जवाब भी राष्ट्रवाद के होना चाहिए। सर पत्रकार वाला काम मुझे छोड़ दीजिए, आप जवाब वाला काम करिए। सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड और पूरा करिए। मसला तो यही है सर। मतलब आप सबको सिखा लेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के पत्रकार हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, आप नेतागिरी छोड़कर सब काम कर लेंगे। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड बोलिए। आ रहा एक दिन भी मोदी सरकार में $24-25 का क्रूड बिका होगा तो मैं टीवी पर चैनल पर आना बंद कर दूंगा। आप लोग सब खोज लीजिए, इतना झूठ बोलते हैं वकार। और आपके पास समय है, आप बताइए $24-25 कभी भी होगा, बताइए। कभी नहीं, नॉट फॉर अ सिंगल डे। $39 to $40 कोविड टाइम में आया था। कोविड के समय में जब बिल्कुल डिमांड ही नहीं रही तब ये हुआ। लेकिन इसको ये कहते हैं, ये ठीक वही हाल है कि कोविड काल का आंकड़ा लेकर कहेंगे 45 साल की महंगाई हो गई। दुनिया में महंगाई के आंकड़े क्या है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन राजनेताओं की बात मत सुना कीजिए, वरना क्या होगा, इनको तर्क नहीं सूझेगा तो ये कहेंगे कि आरएसएस के पत्रकार हैं। असीम बकार जी, क्या आप चाहते हैं टैक्स की व्यवस्था खत्म हो जाए? सर टैक्स की व्यवस्था खत्म अगर कर देंगे तो देश नहीं चलेगा। लेकिन अगर टैक्स, जिसको आप टैक्स कह रहे हैं, इसको अगर लूट की तरह लिया जाएगा तो फिर माफियाओं में और सरकार में फर्क क्या रह जाएगा? 100 रुपए अगर एक आम आदमी कमा रहा है तो उससे आप 3-4 रुपए ले लीजिए, 5 रुपए ले लीजिए, उतना ही लिया जाता है। लेकिन अगर 100 रुपए आदमी कमा रहा है और छुपे हुए और खुले हुए टैक्सेस मिलाकर उससे आप 70 रुपए ले लेंगे तो फिर आप माफिया से कम नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, पहले जीएसटी लगाएंगे। तो अगर आप एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं तो सब चीजों पर अगर जीएसटी लगाया है तो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप वैट क्यों लगाए हुए? अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी होगा। लूट है कहीं, सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो वो भी होगा। कहीं लूट है। असीम बकार भाई सुनिए, एक बच्चों वाली बात की है। नहीं, एक मिनट सर, कपड़े पे सब सरकारें आपके साथ सहमत कर रही हैं, ठीक है। बिजली पर, नहीं, इस पर आ जाएंगे। फराज साहब कुछ और पेट्रोल पर आप कह रहे हैं सरकारें अगर मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ। देखिए राकेश भाई, आप अपने अंधभक्तों को बनाइएगा बेवकूफ। आप तो पहले नहीं, आप अपने अंधभक्तों को बनाइएगा बेवकूफ। जो 35% है, सुनिए, जो 65% है उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सर ये परिभाषा आप मंच से उतर कर दीजिएगा। उसके बाद फराज अंधभक्तों से मतलब आप
सरकार सेंट्रल की अगर वैट लगा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कैसे लगा सकती है? फार्मूला आप बता अरे अभी वैट की बात हो रही है, आप जीएसटी पर चले गए। हाँ, तो आप लोग मिलकर, अरे तो भाई जाकर काउंसिल में कहिए ना कि लाइए इसको एक दायरे में सिस्टम में। कितने लोगों ने जाकर? नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक चीज मोदी जी कोई भी प्रोडक्ट वैट लगा के बेच रहे हैं तो उसको राकेश पांडे जी जीएसटी लगा के कैसे आगे बेचेंगे? ठीक बात है। चलिए अब हर्षवर्धन जी एक आखिरी टिप्पणी, और आखिरी टिप्पणी है कि ये ना राहुल गांधी के दौरों का हिसाब बता पाए, प्रधानमंत्री के दौरों पर सवाल उठाने के अलावा, और ना तो उधर पीडीए ऑडिट में समन है कि नहीं है वो भी ना बता पाए। ये बता कैसे लेंगे? एक मिनट, आपने इनसे पूछा जब भारत के मैंने हर्षवर्धन जी से पूछा, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री जिनके पास सारा डाटा और आंकड़ा सब कुछ मौजूद है, जब वो नहीं बता पा रहे राहुल गांधी के दौरों का रिकॉर्ड, तो ये कैसे बता देंगे बेचारे? फरहाद किदवई जो आप कह रहे थे कहिए, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। मैंने आपके पार्टी के मुखिया का एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा, पीडीए ऑडिट की बातचीत कर रहे हैं। ये सनातन हिंदुत्व एकता की कार्ड आपको पीडीए में ही नजर आती है, हालांकि कैबिनेट एक्सपेंशन में ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए से आगे का समीकरण ये फिट कर रही है। 2004 से 14 के बीच में जो क्रूड ऑयल है वो 217% से बढ़ा था, 217% से, और तब पेट्रोल और डीजल लगभग 60 रुपए के आसपास बिक रहा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में वो जो 10 साल वाला जो है उसमें क्रूड ऑयल लगभग मुझे लगता है 67% के आसपास से गिरा, लेकिन हमको पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपए के आसपास मिल रहा था। दूसरी बात, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। अब हर्षवर्धन जी अब आप जाइए यहाँ से, अब देखिए जवाब मिल गया आपको। आपको नहीं सर वो बात नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आपको टीवी डिबेट छोड़ना पड़ेगा। असीम वकार जी, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं आंकड़ा लेके बैठा हुआ हूं। एक बताइए, मैं आपको साल खोल के, मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, $19 बिल्कुल नहीं, $19 कभी नहीं, $19 $7 पर बैरल 2019 का आंकड़ा निकालिए। अरे हर जी $19 है, आगे बढ़ते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए। मेरे पास चार्ट है सर, आप जहां से भी खोल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं सर, फराज साहब की बात पूरी हो जाए, बात कर ले। $25 का क्रूड कभी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कोविड काल में जब डिमांड बिल्कुल नहीं हुई, आप उसके आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसीलिए आप लोगों की समस्या है कि आप फैक्ट पे बात नहीं कर पाते। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राकेश जी, पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखिए दो चीजें हैं, यहां पर काफी नौजवान बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ करके निकल रहे हैं। मैं पेपर लीक की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो दुनिया कर रही है। हालांकि आज हिंदुस्तान टाइम्स में निकला है पेज नंबर 3 पे या 2 पे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता शामिल था जो नीट पेपर लीक हुए। ये हिंदुस्तान टाइम्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब उसकी सच्चाई हर्षवर्धन जी बता देंगे, राकेश भाई बता देंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना कुछ चाहते हैं, हो उल्टा जाता है। मैं तो इस देश के नौजवानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो अगले 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप 1 करोड़ बच्चों की करवाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। कितने बच्चों की उसमें इंटर्नशिप हुई और कितनों को नौकरी मिली? 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा और 10,000 बच्चों को इंटर्नशिप मिली और 95 को नौकरी। इसीलिए तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश की जनता से कि लाइन में लग जाओ, नोटबंदी हम करेंगे। मैं विपक्ष का नेता होते हुए भी मैंने भी ताली बजाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसके 3 रिजल्ट होंगे। पहला, कैश इन सर्कुलेशन जो है वो कम होगा, जो कि चेक करिएगा आप लोग जाकर के, कैश इन सर्कुलेशन डबल हो गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जाली नोट सिस्टम से गायब हो जाएंगे। आप लोगों को यह जान करके दुख होगा कि इस देश का जो मॉडल स्टेट है गुजरात, वहां पर जाली नोट जो है वो इस देश के लगभग 50% पाए गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब सरकारी आंकड़ा बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है राकेश जी, वो क्या करते हैं? वो सिम्टम्स का इलाज करते हैं। मतलब अगर कोई डॉक्टर यहां पर है, वो अगर किसी को टाइफाइड हो जाएगा, उसकी वजह से बुखार आएगा, फीवर आएगा, तो पैरासिटामोल देने के बजाय टाइफाइड का इलाज होना चाहिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो सिम्टम्स की दवा देते हैं, वो पैरासिटामोल की दवा पैरासिटामोल देते हैं। दूसरी बात, आपने अभी पीडीए की बात करी। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है, वो राजनीति सबको साथ में लेकर के चलने वाली है। वो राजनीति है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गए सब शोका, बैरु ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। हम लोग तो वो पीडीए की राजनीति करते हैं कि जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, नहीं हम उसके साथ सर, हैं। लेकिन उस हम पीडीए उसके के साथ नारे में हैं। फराज भाई आप लोग भगवान राम को ही किनारे कर देते हैं। नहीं, उस पीडीए की सियासत में आप लोग सवर्णों को ही किनारे कर देते भाई हैं। साहब देखिए, सुनिए, ये बोल रहे हैं कि भगवान राम को किनारे कर देते हैं। अरे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भगवान राम को याद कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे भारतीय 2 घंटा लगेगा फराज भाई, आप सुनिए, 2 घंटा लगेगा अयोध्या पहुंचने में। देखिए हमारे यहाँ आपके पार्टी के हमारे जाते जाते जमाने लग गए, हमारे यहाँ मुखिया को बुलावा नहीं आ रहा प्रोग्राम का। अरे रुकिए, बार रुकिए तनिक। ये क्वेश्चन गलत है। अब आप क्वेश्चन गलत है। आप कहते हैं कि हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल गया, अब जिसको प्रोग्राम आशीर्वाद देंगे भाई प्रोग्राम बुला नहीं रहे, ये सवाल आपको गलत लग जाता है। सुनिए, आसिम वकार साहब से मैं ये पूछने वाला कोई नहीं होता हूं कि आप हज कब करेंगे। मैं पूछ सकता हूं आपसे, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके ऊपर उंगली उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता हूं। नहीं, लेकिन हज पर सवाल भी नहीं उठा सकते, ये हज पर सवाल भी नहीं उठा सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा होती है कि आप प्रोग्राम पर सवाल उठाते हैं। इनकी हिम्मत हो तो हज पर सवाल उठाए, ऐसे हिम्मत हो तो हज पर सवाल उठाए, हज पर ये सवाल नहीं उठा पाएंगे, पैगंबर साहब पर सवाल नहीं उठा पाएंगे, लेकिन प्रोग्राम पर सवाल उठाएंगे। आगे बढ़ने दीजिए। अब क्या है कि मैं 2 चीजें और बोलता हूं कि हम क्यों बोल रहे हैं पीड़ित, हम क्यों बोल रहे हैं दुखी, हम क्यों बोल रहे हैं अपमानित। आज यहां देश में नौजवान बैठे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 2 या 3 खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ शहर में जहां आप बैठे हुए हैं, वहां हर 10 मिनट में एक बच्चे के साथ अपराध हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, और यह भारत सरकार की रिपोर्ट है, एनसीआरबी। और सुन लीजिए, इनके विकास, लोहिया अस्पताल लखनऊ में है, यह सबको पता है। हिंदुस्तान टाइम्स 12 मई 2026, 7 साल पहले घोषणा की थी कि लोहिया अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में साइंसेज बनेगा, और 2 बैच एमबीबीएस के निकल गए। अच्छा,
और अस्थायी सुविधाओं से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद आज तक वहां पर काम नहीं अब शुरू देखिए, हुआ। मैं तो ये जाऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ठगते हैं। नहीं, मैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लेकिन धोखा फरहाद देते साहब, हैं। आपकी एक बहुत अच्छी आदत है। आप इसकी फ्रूट बहुत अच्छे से तलाशते हैं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से राजनीति और फरहाद भाई, आप इसकी फ्रूट बहुत अच्छे से तलाशते हैं। देखिए, अभी टैक्स पर बात हुई और राकेश भाई ने इनकम टैक्स की बात की। भाई साहब, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% क्यों किया गया? मतलब कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% कर देंगे और दूध दही आटा पर जीएसटी 18% लेंगे। ये इनकी असलियत है। 2 लाख करोड़ रुपए माफ किए, 2 लाख करोड़ रुपए 30% से कम करके 22.5% कर देंगे। और दूसरी बात, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल डीजल पर इन्होंने। 16 बार 35 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। और जनता को क्या दिया आपने? लवणे न भोजन। खाली आश्वासन, झूठे वादे कि हम इंटर्नशिप स्कीम देंगे, नोटबंदी कम करके हम कैश इन सर्कुलेशन कम करेंगे। देखिए, जनता सब समझती है। नोटबंदी का बहुत दर्द है राकेश जी, नोटबंदी का बहुत दर्द है। हाँ, बिल्कुल है। अब तक दर्द बिल्कुल कम है हुआ। दर्द। नहीं, बिल्कुल दर्द है। हम जान रहे हैं। क्योंकि हमारे भारी देश के नुकसान लोग हुआ है। लाल भारी में नुकसान लग करके हुआ है उनकी खाने गई भारी हैं। नुकसान हमारा हुआ है। एमएसएमई तबाह हुआ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ।